वेलकम टू ओनली पीसीएस। दोस्तों, ईसा पूर्व चौथी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुए। मकदूनियावासी फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने न सिर्फ एशिया माइनर और इराक को बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। वह भारत की अपार संपत्ति पर ललचाया था। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ। जिस समय सिकंदर ने भारत पर हमला किया उस समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति उसकी इस योजना के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बल्कि यह क्षेत्र अनेक राजतंत्रों और कबायली गणराज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र से लगाव था और जिन राज्यों पर उनका शासन था उनसे उन्हें बड़ा गहरा प्रेम था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्वान थी। इसी दौरान मगध में नंदवंश का शासन था। नंदवंश, जिसका अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। ईरान के हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चल पड़ा। उस समय इन इलाकों के शासकों में दो सुविख्यात शासक थे। पहला तक्षशिला का राजा आम्भी और दूसरा पोरस, जिसका राज्य झेलम और चीनाब के बीच पड़ता था। दोनों एक साथ मिलकर सिकंदर को आगे बढ़ने से रोक सकते थे, मगर वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और ना ही खैबर दर्रे पर कोई निगरानी रख पाए। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आक्रमणकारी सिकंदर के सामने तुरंत घुटने टेक दिए। सिकंदर ने अपनी फौजी ताकत बढ़ाई और खजाने में हुई कमी को पूरा किया। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। सिकंदर ने पोरस को अंत में हरा दिया, मगर वह उस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से बड़ा प्रभावित हुआ। इसलिए उसने उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया तथा पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। इसके बाद वह पूरब की तरफ और भी बढ़ना चाहता था, मगर उसकी फौज ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों ने उन्हें धर दबोचा था। भारत की गर्म आबोहवा और 10 सालों से लगातार विजय अभियान के चलते रहने के कारण वे घर लौटने के लिए अत्यंत आतुर हो गए थे। उन्हें सिंधु के किनारे भारतीय शौर्य का भी आभास मिल चुका था। इससे उनमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है, युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को विशेष रूप से खबर थी कि गंगा के किनारे एक भारी शक्ति है। साफ तौर पर यह मगध राज्य के नंदवंश के बारे में बतलाया जा रहा था। मगध पर नंदवंश का शासन था और उनकी सेना सिकंदर की सेना से कई बड़ी थी। इसलिए सिकंदर आगे बढ़ने के लिए बार बार गुजारिश करता रहा, पर यूनानी सैनिक टस से मस नहीं हुए। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन हैं और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो कभी अपने शत्रुओं से नहीं हारा, अपने ही लोगों से हार मानने को मजबूर हो गया। वह वापस लौटने को बाध्य हो गया और पूर्वी साम्राज्य का उसका सपना अधूरा रह गया। भारत लौटते हुए सिकंदर ने भारतीय सीमा के अंत तक पहुंचते पहुंचते अनेक छोटे छोटे गणराज्यों को पराजित कर दिया। सिकंदर के आक्रमण के समय अशवक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था।
इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान किया। वहीं 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब आइए देखते हैं भारत में सिकंदर के आक्रमण के परिणाम। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जलमार्गों के द्वार खुले। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। दोस्तों, पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। सुना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सैन्य तंत्र की कार्यप्रणाली को थोड़ा बहुत देखा था और उसने इसका कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, जिससे उसे नंदवंश की सत्ता को उखाड़ने में सहायता मिली। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा भारत में यूनानी आक्रमण को एकदम विस्तार पूर्वक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी कीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और आपके मन में जो भी कमेंट आ रहा है कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।